हेलो बच्चा पार्टी। अभी तक हमने जाना कि वेरिएशन जी में कैसे होता है जब हम हाइट पे जाते हैं या फिर डेप्थ में जाते हैं, है ना। शेप ऑफ अर्थ की वजह से भी हमने जाना। आज हम बात करेंगे कि लेटीट्यूड्स की हेल्प से, कि लेटीट्यूड में जब चेंज आता है तो आपके पास जी में क्या वेरिएशन आता है, या फिर हम कहें कि जो रोटेशन है अर्थ का उसकी वजह से जी में क्या वेरिएशन आता है। तो इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि लेटीट्यूड होता क्या है। अगर मैं आपको ज्योग्राफी की टर्म्स में समझाऊं तो आपकी ज्योग्राफी की बुक में कुछ डायग्राम्स ऐसे होते थे। ये अर्थ है और अर्थ को हम ऐसे ऐसे लाइंस में डिवाइड करते थे, है ना। तो ये जो लाइंस होती थी आपकी, इन्हें हम बुलाते थे लैटिट्यूड, और इन्हें क्या बुलाते थे, जो ऐसे भी तो होता था, इन्हें बुलाते थे लॉन्गिट्यूड, है ना। याद आ रहा है कुछ। तो लैटिट्यूड अगर हम फिजिक्स की हेल्प से डिफाइन करें तो हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस, किसी भी अर्थ है उस अर्थ पे उसका लैटिट्यूड कैसे बताएंगे। इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द प्लेस, इस प्लेस से जो लाइन कहाँ से ज्वाइन करेगी, टू द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे लाइन ज्वाइन कर रही है। लेकिन ये तो एंगल बना ही नहीं है। एंगल किसके साथ बनना चाहिए, विद द इक्वेटोरियल प्लेन। अभी इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है ये समझो। देखो इस वाले डायग्राम में ध्यान दो, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। अर्थ हमारी एक एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है ना, ऐसे रोटेट कर रही है। अब हमने एक ऐसा प्लेन मान लिया, प्लेन मैंने आपको बताया था क्या होता है, एक सरफेस होता है। ऐसा सरफेस मान लिया जो कि इसके सेंटर से तो पास होता हो, ठीक है, और इसका जो ये एक्सिस है रोटेशन का उसके परपेंडिकुलर हो। यानी कि अगर ये एक्सिस है तो हमें एक ऐसा सरफेस मानना पड़ेगा, ये सरफेस है जो कि इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके आर पार जा रहा है, ठीक है। और ये किससे पास हो रहा है, इक्वेटर से पास हो रहा है। ये सरफेस भरा हुआ है पूरा, ठीक है, ऐसा सरफेस मान लिया। अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो P की बात कर रहे हैं तो P के जो लैटिट्यूड होंगे वो क्या होंगे, इससे सेंटर को मिलाने वाली एक लाइन जो एंगल इस इक्वेटोरियल प्लेन के साथ बनाएगी। यानी कि यहाँ पे क्या बना रही है, लैम्डा एंगल मान लिया, इसे क्या बुलाते हैं, लैम्डा। तो लैम्डा एंगल मान लिया, ठीक है। तो लैम्डा किस चीज को बताएगा, ये बताएगा लैटिट्यूड को, ठीक है, लैटिट्यूड को बताएगा ये। अब इसी को ही थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। आप मान लेते हैं एक पार्टिकल मास m का, ठीक है, कहाँ पे रखा हुआ है, पॉइंट P पे। अब ये भी जो पॉइंट बताया, इस पॉइंट P पे एक पार्टिकल रखा है जिसका कि मास m है, हुज लैटिट्यूड इज लैम्डा, ये हमने बात कर ली। Now the particle describes a horizontal circle of radius r। ये जो पार्टिकल यहाँ पे रहेगा ये अपने आप में एक सर्कल को डिस्क्राइब करेगा। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा तो नीचे आप एक और डायग्राम है उससे देख सकते हो। देखो हमने मान लिया एक पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है पॉइंट P, ठीक है, जिसका कि एक ऐसे लाइन है जो कि लैम्डा एंगल बना रहा है, किसके साथ, इस इक्वेटर के साथ, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल है ये अपने आप में एक सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है। ये एक सर्कल है ना, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बहुत से सर्कल, लैटिट्यूड बहुत से लैटिट्यूड होंगे, है ना भाई। इक्वेटर का भी एक लैटिट्यूड होता है, ऊपर जाएंगे तो भी लैटिट्यूड है, ठीक है, नीचे आएंगे तो भी लैटिट्यूड, अलग अलग जगह पे है ना। तो हमें यही तो पता लगाना है कि हर लैटिट्यूड पे ग्रेविटी कैसे चेंज होगी। तो ऊपर एक पॉइंट P मान लिया जिसका कि ये ऐसा सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है, एक लैटिट्यूड है, ठीक है, इसका मास क्या है, m। अब कोई पार्टिकल ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो बाहर की तरफ भी एक फोर्स लगता है जिसे हम बुलाते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक था सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि अंदर की तरफ लगता है, और एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आया समझ में, ठीक है। तो ये अभी तक इतना क्लियर है। अब दिस पार्टिकल डिस्क्राइब्स द हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r। r इसकी रेडियस है जिस सर्कल को डिस्क्राइब कर रहा है, किसको, इसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसकी रेडियस हमने मान ली r। अब ध्यान दो, ये एंगल लैम्डा है, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, लैम्डा। कौन से एंगल होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, है ना। ये एंगल लैम्डा है तो ये भी एंगल लैम्डा हो जाएगा। अब ये एंगल लैम्डा है तो ध्यान दो ये कौन से एंगल होंगे, दोनों ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, लैम्डा। तो हम लिख सकते हैं कि जो r होगा वो कौन सा होगा, कोस लैम्डा। लेकिन ये क्या होगा, हम रेडियस क्या लेंगे इस बार, r स्मॉल r लेंगे, कैपिटल R लेंगे। इसके अलोंग है ना, ये बीच में सेंटर है और ये एंगल बना रहा है, तो हम ये r कोस ओमेगा लेंगे, लैम्डा लेंगे, और ये लेंगे r साइन लैम्डा, ठीक है।
हम किसके साथ लगाते हैं, हमेशा बीच वाले कंपोनेंट के साथ लगाते हैं, ठीक है, किसके साथ, हमेशा बीच वाले के साथ। अब बात रेडियस की हो रही है, ये रेडियस की हो रही है, तो ये mg मत ले लेना, इस साइड भी आपको रेडियस वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, और इस साइड रेडियस का कौन सा है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा r cos ओमेगा, r cos लैम्डा, और ये हो जाएगा r sin लैम्डा। क्लियर है। तो हमारे पास ये क्या आ गया, छोटे वाले सर्कल की रेडियस क्या हो गई, r cos लैम्डा। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है वही, यानी कि mv² बाई r, v क्या होता है r ओमेगा, तो mr² ओमेगा r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, तो एक r से r कैंसिल, तो हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला, और ये कहाँ पे लगेगा, अलोंग PA, इस साइड में लग रहा है ये। क्लियर है इतना, ठीक है। अब इसके दो कंपोनेंट्स टूटे हैं, देखो अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यहाँ पे है, तो इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, जाहिर सी बात है, दोनों परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, एक एंगल के साथ वाला और एक एंगल के परपेंडिकुलर। साथ वाले को हम क्या बुलाते हैं, कोस लैम्डा, और इस बार है क्या, FCF, यानी कि FCF कोस लैम्डा, और FCF की वैल्यू क्या है, mr ओमेगा स्क्वायर, जो कि हमने अभी अभी कैलकुलेट की है, ठीक है। तो एक हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा, और एक हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा, ठीक है। ये अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक पार्टिकल माना है जो कि एक सर्कल डिस्क्राइब कर रहा है, जिसका कि स्मॉल रेडियस r है, उसकी वैल्यू निकालनी हमने, और इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसके कि दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कोस वाला और एक साइन वाला। ये चीज़ें जो पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ें हैं। अब देखो ये कंपोनेंट है कि mg लिखा हुआ है, mg मतलब वेट। अब वेट हमेशा कहाँ पे लगता है, सेंटर की तरफ लगता है। अर्थ के आप कहीं भी खड़े हो जाओ तो आपको वेट कहाँ पे लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा, जाहिर सी बात है ये तो। अब देखो mg तो यहाँ पे लग रहा है, ये तो हमें पता लग गया, लेकिन अपोजिट में दो फोर्सेस आ गए हमारे पास, एक तो mr ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा, और एक mr ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा, ठीक है। तो mg के ऊपर हमारा इसका जो इफेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ये जो एंगल है ना, मतलब ये जो कंपोनेंट है, इसका इफेक्ट बचेगा सिर्फ आपका, क्यों, क्योंकि ये इसके अपोजिट लग रहा है, ठीक है। समझने की कोशिश करो कि ये जो परपेंडिकुलर है, ये इसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा किसका इफेक्ट, सिर्फ mr ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा का, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट है। आया समझ में। तो देखो बचेगा क्या, mr ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा एक्ट्स अपोजिट टू इट, दस द अपरेंट वेट कितना हो जाएगा, अपरेंट वेट क्या निकालते थे हम, ये अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, mg लैम्डा, कितना हो जाएगा एक्चुअल वेट माइनस में अपोजिट वेट। एक्चुअल वेट क्या है mg, और अपोजिट क्या है mr ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा, और ये माइनस n क्यों लगाया, क्योंकि इसके अपोजिट लग रहा है ये, ठीक है। ये mg लैम्डा क्यों लिखा, क्योंकि इस पॉइंट पे वेट निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे ग्रेविटी कितनी है, g लैम्डा मान के चल रहे हैं ना भाई, लैम्डा पे है, g लैम्डा मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से ये माइनस ये कर देंगे तो इसकी आ जाएगी, आया समझ में। तो ये आ जाएगा g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कोस लैम्डा, m से m कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से भी m, यहाँ से भी m, यहाँ से भी m, तो ये आ जाएगा। अब स्मॉल r की वैल्यू हमने निकाल रखी है, देखो क्या होती है स्मॉल r की वैल्यू, सिर्फ चीज़ें निकालते चलना है और उसकी वैल्यू पुट करते हुए चलना है। स्मॉल r की वैल्यू कितनी आई है, r कोस लैम्डा, तो इसकी r कोस लैम्डा वैल्यू पुट कर दो, तो r कोस लैम्डा पुट करोगे तो r कोस लैम्डा इंटू कोस लैम्डा का स्क्वायर आ जाएगा। ये चीज़ आ गई आपके पास, ये हमने दिखा रखा है कि वैल्यू पुट करिए। अब इसमें ध्यान दो, कोस लैम्डा के बारे में हम जानते हैं कि कोस लैम्डा 0 है तो कोस लैम्डा कितना होता है 1, लैम्डा 90 है तो कोस 90 कितना हो जाएगा 0। यानी कि जैसे जैसे लैम्डा को इंक्रीज कर रहे हैं, कोस लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, 1 से 0 पे आ गई, है ना। यानी कि लैम्डा को जितना इंक्रीज करेंगे उतना ही इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर इस सारे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, यानी कि इसकी ओवर वैल्यू इंक्रीज हो रही है। भाई जी में से कुछ चीज़ पहले, जी में से पहले 9 माइनस हो रहा है, फिर 8 माइनस हो रहा है, फिर 5 माइनस हो रहा है, जी में से कुछ कम माइनस होता चलेगा, तो मतलब इसकी वैल्यू ओवरऑल बढ़ती हुई चलेगी, है कि नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज होता है कोस लैम्डा डिक्रीज होता है, और हम कह सकते हैं कि जी लैम्डा इंक्रीज होता है। समझ में क्या बात आई कि जैसे जैसे हम अर्थ में ऊपर की तरफ मूव करेंगे, यानी कि इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करेंगे, तो जी लैम्डा की वैल्यू
इंक्रीज होगी, यानी कि ग्रेविटी इंक्रीज होगी। ऐसा ही कुछ हमने शेप ऑफ अर्थ वाले केस में पढ़ा था ना, ये हमने इस लैटिट्यूड के हिसाब से भी प्रूव कर दिया। ठीक है, हाँ इतना समझ में। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो कई बार 2 या 3 मार्क्स में पूछ ली जाती है कि ग्राफ ड्रॉ करो जी वर्सेस आर का, यानी कि आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, कि जैसे जैसे सेंटर ऑफ अर्थ से हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं तो जी की वैल्यू कैसे वेरी करती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं क्या, कि डेप्थ में या फिर हाइट पे, और सरफेस पे भी हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। आपने देखा था जब डेप्थ में जाते हैं, यानी कि अर्थ में एक सुरंग खोद के नीचे जाते हैं, तो ग्रेविटी की वैल्यू होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आर के। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, और कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इन दोनों के बीच का हमेशा ग्राफ कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, यानी कि ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ भी बढ़ रही है। ये कहाँ तक होगा, ये फॉलो अर्थ के सरफेस तक। ठीक है, जब तक हम यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे तब तक ये चीज़ फॉलो होगी। अब ऊपर का मामला कुछ और है, ऊपर क्या है, g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यहाँ पे काम कुछ और है। ठीक है, 1/r² के केस में के हिसाब से वेरी करती है। 1/r² मतलब जैसे जैसे हम और ऊपर बढ़ेंगे तो फिर से ग्रेविटी क्या है, डिक्रीज होने लगती है। किस हिसाब से, 1/r² के हिसाब से, यानी कि ग्रेविटी डिक्रीज होती है ऐसे। आई समझ में। भाई सेंटर पे थे, सेंटर पे क्या थी, 0, ये हम पहले पढ़ चुके थे, अर्थ के सेंटर पे 0। जैसे जैसे सरफेस पे आएंगे तो ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनली वेरी करेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और वो क्या है, अर्थ का जो है सरफेस होता है। ठीक है, जी एट सरफेस। फिर से और ऊपर जाएंगे तो फिर से ये डिक्रीज करने लगेगी। ये था आपका ग्राफ। आए समझ में। अब एक टॉपिक अगला और देख लेते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे जाके अब +2 का फर्स्ट चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये बहुत सी चीज़ें सिमिलर मिलेगी आपको वहाँ पे। ठीक है, तो इस चैप्टर को थोड़ा सा कंसंट्रेशन से पढ़ो। ग्रेविटेशनल फील्ड का क्या मतलब होता है, इट इज़ द स्पेस सराउंडिंग ए मटेरियल। एक मटेरियल है उसके आसपास का स्पेस है, कौन सा स्पेस, जहाँ पे विद इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड, यानी कि उस बॉडी की वजह से एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। यानी कि हम कहें, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है, हमारे पास एक ऐसा एरिया आ जाएगा इसके चारों तरफ जो हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन एक ऐसा एरिया कि जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट आए दूसरी तो उसको एक अट्रैक्टिव फोर्स महसूस हो। ठीक है, जरूरी नहीं है इसके पास खींचे वो, बस फील होना चाहिए। ऐसे एरिया को हम बुलाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है, एक एरिया तो होता है। फील्ड मतलब खेत, खेत क्या है, एक एरिया ही तो है हमारे। ठीक है, अब इसी से ही रिलेटेड एक टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका क्या मतलब है, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट मास। एक यूनिट मास के द्वारा फील किया गया फोर्स प्लेस्ड इन द पॉइंट प्रोवाइडेड द प्रेजेंस। ये चीज़ आप बेशक काट दो, ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए लिख दी थी क्या, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रेजेंस ऑफ द यूनिट मास डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि ये वो फोर्स है, अगर ये मान लो इस ऑब्जेक्ट की बात करें, इसकी वजह से इसके चारों तरफ कुछ वर्चुअल एक फील्ड बन जाएगा जिसके अंदर आते ही ये चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एक यूनिट मास जिसका कि मास m है, m इज इक्वल टू 1 है, 1 kg मान लो, ये इसके अंदर आए तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये होती है इंटेंसिटी। कंडीशन क्या दी हुई है कि ये जब इसके अंदर आए तो ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि इसके अंदर आके कुछ तहलका मचा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, शांत रहना चाहिए बिल्कुल, और उसके द्वारा जो फोर्स फील किया जाएगा वही इंटेंसिटी है। ठीक है, मान लिया ये मास m की ऑब्जेक्ट है, ये यूनिट मास है, ये इसके तरफ आएगा, अगर मान लो ये इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में आ गया तो इसको एक फोर्स महसूस होगा इसकी तरफ, इनके बीच का डिस्टेंस r मान लिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास, यानी कि F/m है ना। अब F की वैल्यू तो हम जानते हैं न्यूटन के लॉ से, G m/r², तो E क्या हो जाएगा, F/m, स्मॉल m है ये। हमेशा नीचे मास वो लेंगे जिसका कि हमें
जिसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है। ये नहीं, इसका मास नहीं लेना, जिसका निकाल रहे हैं उसका नहीं लेना, जिसको फील हो रहा है उसको लेना है, यानी कि स्मॉल m। ठीक है, यानी कि एफ बाई एम, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जब चीज़ r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि जब कोई भी चीज़ बहुत दूर रखी होगी, इनके बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी है, तो जाहिर सी बात है इसको फोर्स फील नहीं होगा, है ना। फोर्स फील नहीं होगा तो इंटेंसिटी भी कितनी हो जाएगी, जीरो। आए समझ में। वैसे भी कर सकते हो, इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो ही होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेज एज द आर इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर जाते हैं तो उसके बीच का फोर्स भी डिक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगा, जाहिर सी बात है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, अब कोई भी नई चीज़ पढ़ते हैं तो उसकी यूनिट डायमेंशन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट मास, तो फोर्स अपॉन मास, फोर्स की न्यूटन, मास की केजी, तो न्यूटन पर केजी। सीजीएस में करें तो फोर्स की डायन, इसकी ग्राम, तो डायन पर ग्राम। ऐसे डायमेंशन निकाल सकते हो। फोर्स की क्या होती है, एम एल टी माइनस टू, और इसकी एम, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, टी माइनस टू। आया समझ में। अब आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे देखो जो वैल्यू आई थी इसकी जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, यही हमारी एक वैल्यू होती है स्मॉल जी की, कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पे। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ये जो मास ले रहे हैं हम, भाई ये जो एक मास ले रहे हैं ना, ये एक स्मॉल मास लिया, इसका ग्रेविटेशनल फील्ड निकाले, अगर इसकी जगह हम अर्थ ले लें और अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड निकाले तो वो किसके इक्वल आएगा, सरफेस पे जी के इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल आएगा, जी के इक्वल, क्योंकि m क्या है, मास ऑफ अर्थ ही तो है। आया समझ में। ठीक है, और यहां से भी देखो ये डायमेंशन ऑफ अर्थ आई है एल टी माइनस टू, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी है, एक्सेलरेशन की होती है ना, यानी कि एक तरीके से ये किसकी यूनिट में आता है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन आती है इसकी। ठीक है, यहाँ भी तो वैल्यू क्या है, जी के इक्वल है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चीज़ें देखो कितनी रिलेट हो रही है। आया समझ में। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।